हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 3 का अगला टॉपिक है विद्युत सेलों के संयोग के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा आप, विद्युत सेलों का संयोग क्या होता है। वैद्युत सेलों के संयोग, वैद्युत सेलों के संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेलों के संयोग के बारे में। आप जान रहे हैं कि वैद्युत सेल जो है वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक सोर्स है। वैद्युत धारा अगर हमें प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हम वैद्युत सेल का उपयोग करते हैं। एक वैद्युत सेल से प्रबल धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही वैद्युत सेल हो हमारे पास तो उससे हम प्रबल धारा, स्ट्रांग करंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हमें कई वैद्युत सेलों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हमें कई वैद्युत सेलों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। और जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। जब हम सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो इस तरह से सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। वैद्युत सेल को तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। वैद्युत सेल को तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम। तो आपने देखा कि वैद्युत सेल जो है वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। एक वैद्युत सेल से हम प्रबल धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हमें प्रायः कई सेलों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं और वैद्युत सेलों को तीन प्रकार से जोड़ा जा सकता है: श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। श्रेणी क्रम में कैसे जो है सेलों को जोड़ते हैं। हम यहाँ पे तीन सेल लेते हैं। तीन सेल देखिए ध्यान से। यह आपका पहला सेल है, यह आपका दूसरा सेल है और यह आपका तीसरा सेल है। ठीक, तीन सेल हैं। यह इनके विद्युत वाहक बल हैं E। विद्युत वाहक बल की दिशा माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ, माइनस से प्लस प्लेट की तरफ विद्युत वाहक बल की दिशा हो गई। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ले लेते हैं। इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। अब इनको हम एक बाह्य प्रतिरोध और एक कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, यह बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R और यह आपका एक कुंजी है। सेलों के द्वारा धारा भेजी जाएगी I, जो इस तरह से बाह्य प्रतिरोध से गुजरती हुई फिर वापस सेल में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे सेलों का समूह है जिसमें एक के बाद एक सेल को जोड़ा गया है। सेल ने जोड़ने का जो क्रम है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या व्यवस्था है श्रेणी क्रम में? तो आप देख रहे हैं इस सेल में पहले सेल का जो ऋण ध्रुव है वह दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है। दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है। इसी तरह से तीसरे सेल का ऋण ध्रुव चौथे सेल के धन ध्रुव से जुड़ेगा। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोग कहते हैं। तो इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ता है। तीसरे का जो ऋण ध्रुव है
वह चौथे के धन ध्रुव से जुड़ता है। ठीक है, तथा इसी प्रकार सेलों को जोड़ते चले जाते हैं। इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। माना n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, तो आपने n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, सेलें एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में वैद्युत धारा भेज रही हैं। ठीक है, तो चित्र में आप देख रहे हैं कि n सेल हैं जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये सभी सेलें जो हैं बाह्य प्रतिरोध R में वैद्युत धारा भेज रही हैं। ठीक है, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल एक का E है तो सभी का क्या होगा? NE। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया? NE। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर NR। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? NR। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध NR प्लस कैपिटल R। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NE है। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? NR है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध अर्थात NR प्लस R होगा। NR प्लस R। ठीक है, अब यदि परिपथ में वैद्युत धारा I हो, परिपथ में वैद्युत धारा क्या हो? I हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? I का मान तब I बराबर NE बटे NR प्लस R। ठीक है, परिपथ में वैद्युत धारा I हो तो धारा I का मान क्या होता है? V बटे R। तो यहाँ पर जो विभव है वह विद्युत वाहक बल है। n सेलों का विद्युत वाहक बल NE हो गया और प्रतिरोध हो गया NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कुछ कंडीशन लेते हैं, जैसे कि नंबर 1, यह पहला कंडीशन है आपका, यदि NR लेस देन कैपिटल R,
जो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, इसका मान क्या हो, बहुत अधिक हो, किसकी तुलना में, कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात एन आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, उस कंडीशन में समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं धारा आई बराबर, अब यह एन आर एकदम कम है तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे कैपिटल आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, एन ई बटे कैपिटल आर, यह किसका मान हो गया, आई का। कब, यदि एन आर जो है वह लेस देन कैपिटल आर होगा, तो उस कंडीशन में एन आर को हटा देंगे तो धारा आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे कैपिटल आर। अर्थात यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो, एन आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब, यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो, तब इन सेलों द्वारा दी गई धारा, इन सेलों द्वारा दी गई धारा एक सेल के धारा के लगभग n गुना होगा। ई बटे आर का कितना होगा, n गुना होगा। ठीक है, एक सेल के धारा का लगभग n गुना होगा। अर्थात जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि I बराबर एन ई बटे आर होता है और n गुना धारा हो जाएगी, जितना सेल लगाएंगे उतने गुना धारा आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब यदि दूसरा इसका उल्टा कंडीशन हो जाए तब क्या होगा। अब यदि एन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में I बराबर एन ई, आई बराबर एन ई, ठीक है, बटे एन आर, आई बराबर एन ई बटे एन आर। आर का मान बहुत कम है तो इसको हटा दें, कैपिटल आर का मान बहुत कम है तो इसको हटाते हैं, एन आर का मान बहुत अधिक है तो इसको लिखते हैं, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे आर, आई बराबर ई बटे आर। अर्थात यदि जोड़े गए सेलों, ठीक है, जो सेल आप जोड़े हैं, यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एन आर बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, तो n सेलों से लगभग उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितने की एक सेल से प्राप्त होगी। I बराबर ई बटे आर, n सेलों से उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी की एक सेल से प्राप्त होगी। ठीक है, अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, तो इस तरह से सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि उस कंडीशन में एक ही सेल की धारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कब फायदा होगा, जब बाह्य प्रतिरोध अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, उस कंडीशन में धारा जो है n गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह था आपका श्रेणी क्रम में सेलों का संयोग। अब देखते हैं समांतर क्रम में। हाँ, तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे, पहला श्रेणी क्रम कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। इसका दूसरा है आपका समांतर क्रम।
समांतर क्रम में सेलों को कैसे जोड़ा जाता है उसके वैल्यू को हम लोग देखेंगे। फिगर बनाते हैं समांतर क्रम का। सेल, यह एक सेल हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध बना लेते हैं। यह आपका दूसरा सेल हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध, और यह आपका तीसरा सेल हो गया और इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तीनों सेलों का, ठीक है, तीनों सेलों का एक बिंदु, एक सिरा एक पॉइंट से जोड़ देंगे और सेलों का दूसरा सिरा एक पॉइंट से जोड़ देंगे। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तीनों सेलों का, विद्युत वाहक बल ई है, तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल ई है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक है, तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। सेल के एक बिंदु के, सभी सेलों के एक पॉइंट को एक बिंदु से जोड़ दिए और सभी सेलों के दूसरे पॉइंट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिए। ठीक है, अब इनको हम बाहर एक प्रतिरोध से और एक कुंजी से जोड़ देते हैं। बाहर एक आपका प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया और ये आपका एक कुंजी हो गया। देखते हैं, अब यहाँ पे धारा जो है, सेल को स्टार्ट करेंगे कुंजी तो धारा बहनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सभी सेलों से धारा बहेगी जो इकट्ठा होके इस बाह्य प्रतिरोध में जाएगी, फिर वापस जो है इन सेलों में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो समांतर क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव को, या सभी सेलों का क्या है, धन ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ते हैं। समांतर क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, माना n सेल, कितने सेल, n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यहाँ पे हमने 3 सेल को दिखाया गया है समांतर क्रम में, लेकिन मान लेते हैं n सेल जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा। तो आपने देखा समांतर क्रम किसे कहेंगे, जब सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, माना n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, माना n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। और n, ठीक है, और n सेलों, यहाँ पे 3 सेल दिखाए हैं, इस तरह से और भी जुड़े होंगे। n सेलों की यह बैटरी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R
से जुड़ी है, जुड़ी है। ठीक है, तो n सेलों का यह जो बैटरी है वह बाह्य प्रतिरोध किससे जुड़ी है? कैपिटल R से जुड़ी है। ठीक है, अब चूंकि सभी सेल जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल भी E ही होगा। सभी सेल, चूंकि सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, सभी सेल कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल, पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल भी ठीक है, E ही होगा, कैपिटल E ही होगा। अब जो है सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल E ही होगा। ठीक है, अब मानते हैं यदि सेलों सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, यदि सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 हो, तो सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना माने हैं? R1। यदि सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 हो तो, ठीक है, सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम का सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, ये वाला सूत्र लगेगा। तो सभी सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1 है, तो 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डैश 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 प्लस n पदों तक क्या हो जाएगा? n/R। यदि सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R1 हो तो 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डैश डैश कहां तक? n पदों तक, या n बार जुड़े हो तब क्या हो जाएगा? n/R हो जाएगा, n/R हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 बराबर n/R, तो R1 बराबर R/n, R1 बराबर R/n। अतः परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालते हैं, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो R/n, नहीं क्या है? R/n प्लस बाहर वाला कैपिटल R। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना निकला है? R/n निकला है, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया आपका R/n प्लस कैपिटल R। ठीक है, अब यदि बाह्य परिपथ में धारा I हो, देखें यहाँ पे यह बाह्य परिपथ है, इसमें बहने वाली धारा क्या हो? I हो, बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I हो। ठीक है, I हो तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, I बराबर V/R होता है, तो I बराबर यहाँ पर क्या है? E, अब बटे R कितना है? R/n प्लस कैपिटल R। I बराबर हो गया E/R/n प्लस कैपिटल R, या NE/R प्लस NR। I बराबर क्या हो गया? NE/R प्लस NR, यह हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा?
देखें कैसे होगा ध्यान से। आई बराबर ई बटे आर बटे एन प्लस आर है, यह बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बटे एक लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ई बटा लघुत्तम एन हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या हो जाएगा एन, एन से एन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आर, और फिर प्लस, फिर एक से एन जो है नहीं कटेगा, एन ही रहेगा, और आर कैपिटल आर से गुणा हो जाएगा तो एन आर हो जाएगा, एन कैपिटल आर हो जाएगा। अब यह एन ऊपर चला जाएगा तो एन ई, और नीचे बच गया स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर। तो आई बराबर क्या हो गया एन ई बटे आर प्लस एन आर, ठीक है। यह आपका निकला है समांतर क्रम में वैद्युत धारा, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं, नंबर फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन है यदि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, यदि आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो आर को एनआर की तुलना में छोड़ा जा सकता है। आर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसकी तुलना में, एनआर की तुलना में। तो जब इस कंडीशन में आई क्या हो जाएगा, तो आई बराबर एन ई बटा आर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ई बटे आर बचेगा, ई बटे आर। अर्थात यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो मिलने वाली धारा जो होगी समांतर क्रम में वह केवल एक सेल के धारा के बराबर मिलेगी, आई बराबर ई बटे आर। तो यदि आर लेस देन कैपिटल आर, अर्थात यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो स्मॉल आर को एनआर की तुलना में छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जब आप छोड़ देंगे तो आर को, तो एन ई बटे एन आर हो जाएगा, तो एन से एन कट जाएगा, आई बराबर ई बटे आर हो जाएगा। अर्थात कुल वैद्युत धारा एक सेल से मिलने वाली वैद्युत धारा के बराबर होगी, आई बराबर ई बटे आर। कुल वैद्युत धारा क्या होगी, एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर होगी, ठीक है। अतः कम आंतरिक प्रतिरोध के सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो एक सेल के बराबर ही धारा मिलेगी। अब यदि आंतरिक प्रतिरोध जो है अधिक हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब क्या होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है, यदि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो यह जो आपका एन आर है यह हट जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे स्मॉल आर, आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई बटे स्मॉल आर हो जाएगा। यह प्लस एन कैपिटल आर हट जाएगा, कब, यदि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो आई बराबर एन ई बटे आर, अर्थात धारा जो है वह एन गुनी हो जा रही है, एन गुनी हो जा रही है। तो यदि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, अर्थात यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब वैद्युत धारा आई बराबर एन ई बटे आर होगी, और यह वैद्युत धारा एक सेल से मिलने वाली वैद्युत धारा का लगभग एन गुनी होगी, ठीक है। अर्थात जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए,
ठीक है। तो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बड़ा हो तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, यह हो गया आपका। अब जो है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में आपने देखा, यहां पे सभी सेलों का विद्युत वाहक बल हमने E माना है और सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r माना है। अब यदि सेलों का बाह्य विद्युत वाहक बल जो है वह अलग अलग हो, सेलों का बाह्य विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, E1 E2 E3 हो, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, R1 R2 R3 हो, तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या होगा? समांतर क्रम में जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है तो उसके लिए आपने सूत्र निकाला I बराबर E बटे स्मॉल r बटे n प्लस कैपिटल R। ठीक है, यह सूत्र आपको प्राप्त हुआ। इसमें सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E लिया गया था और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r लिया गया था। लेकिन यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में बहने वाली धारा क्या होगी, कैसे इसको निकालेंगे? आइए इसको देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिगर बनाते हैं। तीन सेल लेते हैं, यह पहला सेल हो गया आपका, यह दूसरा सेल, यह आपका तीसरा सेल हो गया। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल की पहले दिशा दिखा देते हैं। यह दिशा हो गई माइनस से प्लस की तरफ विद्युत वाहक बल की दिशा। विद्युत वाहक बल का मान पहले सेल का E1, दूसरे सेल का E2 और तीसरे सेल का विद्युत वाहक बल का मान E3 है। आंतरिक प्रतिरोध पहले सेल का R1, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 और तीसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R3 है। अलग अलग हो गए, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सभी सेलों को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। धन प्लेट सिरा को एक बिंदु से, ऋण सिरा को एक बिंदु से जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको बाहर से एक बाह्य प्रतिरोध से इसको जोड़ दिया जाए। बाहर एक बाह्य प्रतिरोध हो गया और एक आपकी कुंजी हो गई। बाह्य प्रतिरोध का प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, अब इन सेलों से बहने वाली धारा जो होगी वह अलग अलग होगी। पहले सेल से I1 धारा, दूसरे सेल से I2 धारा और तीसरे सेल से I3 धारा बहेगी। ठीक है, और यह सब धारा इस जंक्शन A पर मिलकर I हो जाएंगी जो इस प्रतिरोध में बहेगा और फिर यह ऊपर जाके पॉइंट B पर फिर तीन भागों में बढ़ जाएगा, I1 I2 और I3 में, और सेल में चला जाएगा। नाम देते हैं A। ठीक है, यह हो गया आपका B, यह पॉइंट आपका C और इस पॉइंट को हम लोग देते हैं D। ठीक है, अब जो है अलग अलग विद्युत वाहक बल के सेल हैं, अलग अलग इनका आंतरिक प्रतिरोध है, बहने वाली धारा आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें ठीक है किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। किरचॉफ के नियम से यह लगेगा। तो यदि समांतर क्रम में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हों तब इन सेलों से किसी बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा का मान, बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा का मान किरचॉफ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें तीन सेल
समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 और E3 हैं। इनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। ठीक है, माना, समझो ध्यान से, माना इन सेलों द्वारा दी गई धाराएं, इन सेलों द्वारा दी गई धाराएं I1, I2 तथा I3 हैं। इन सेलों के द्वारा धारा कितनी दिया है? I1, I2 और I3 हैं। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R में धारा क्या होगी? तीनों धारा पहुंचेगी, I1 भी, I2 भी और I3 भी, अर्थात I बराबर I1 धन I2 धन I3 होगा। ठीक है, स्पष्ट है कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा क्या होगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों धारा पहुंचेगी। ठीक है, यह हो गया धारा का मान समीकरण नंबर। अब I1, I2, I3 का मान निकालना है और इसमें रख के धारा का मान निकालना है। अब I1 का मान कैसे निकलेगा? ठीक है, I1 का मान कैसे निकलेगा? तो I1 का मान निकालने के लिए हमें एक बंद पास मानना पड़ेगा, बंद पास मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बंद पास ADCB E1 A, देखे ध्यान से, बंद पास कौन है? ADCB E1 और A। यह जो बाहर आप देख रहे हैं, यह पहला बंद पास हुआ, ADCB E1 A। ADCB E1 A के लिए, ठीक है, के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, दूसरे नियम से। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसमें स्थित प्रतिरोध, ठीक है, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसमें प्रतिरोध का गुणनफल का योग जो है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसमें जो है बंद पास ADCB E1 A में बहने वाली धारा I और उसका संगत प्रतिरोध क्या है? R, I और इसमें प्रतिरोध R, और प्लस और कौन सी धारा है? I1, और इसमें कौन सी धारा बह रही है? I1। ठीक है ना, इसमें I2 और इसमें कौन सी है? I3। तो यहाँ पे हो गया IR, देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, उल्टा कहीं पर हो जाएगा तो माइनस हो जाता है। यहाँ पे IR और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ तक तो IR ही है, यहाँ से I1 हो जा रहा है, I1 और R1। ठीक है, तो IR प्लस I1 स्मॉल R1 बराबर विद्युत वाहक बल E1। किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का योग उस पास के विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यहाँ पे IR प्लस I1 R1 बराबर E1। ठीक है, अब यहां से हम लोग I1 का मान निकाल लेते हैं, धारा I1 का मान। ठीक है, तो IR को इधर भेजते हैं, तो I1 R1 बराबर E1 माइनस IR।
तो I1 बराबर E1 माइनस आई आर बटे R1। I1 बराबर क्या हो गया? E1 माइनस आई आर बटे R1। ठीक है, यह निकल गया आपका I1 धारा का मान। इसी प्रकार बंद पासों, ठीक है, यह तो निकल गया। अब इसको निकालते हैं। ए डी सी बी, देखिए ध्यान से, ए डी सी बी E2 ए, ठीक है, ए डी सी बी E2 और ए इसमें, तथा और कौन सा बंद पास है? ए डी सी बी E3 ADCB E3, यह वाला ADCB E3 तीसरा वाला के लिए धारा I2 बराबर, तो I2 बराबर क्या होगा? E1 की जगह E2 हो जाएगा, माइनस आई आर बटे R2, और I3 क्या हो जाएगा? I3 क्या हो जाएगा? E3 माइनस आई आर बटे R3। तो यह हो गया आपका I1, I2 और I3 का मान। ठीक है, तो I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ऊपर से हम मिटाते हैं। हाँ, तो I1, I2, I3 का मान रख रहे हैं, तो धारा I बराबर I1 का मान है आपका E1 माइनस आई आर बटे R1, ठीक है, प्लस I2 का मान E2 माइनस आई आर बटे R2, प्लस I3 का मान E3 माइनस आई आर बटे R3। ठीक है, यह I1, I2, I3 का मान हो गया। धारा I बराबर, अब इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है? ठीक है, E1 बटे R1, E2 बटे R2 और E3 बटे R3, यह सभी में है, प्लस के रूप में है। माइनस आर माइनस आर माइनस आर, यह कॉमन हो गया, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस आई आर इन ब्रेकेट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। I बराबर E1 माइनस आई आर बटे R1 प्लस E2 माइनस आई आर बटे R2 प्लस E3 माइनस आई आर बटे R3 को आप इस रूप में लिख सकते हैं। I बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस आर इन ब्रैकेट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। क्योंकि यह जो R1 है यह दोनों के लिए है, E1 बटे R1 भी है और माइनस आई आर बटे R1 भी है, इसके में भी E2 बटे R2 भी है और माइनस आई आर बटे R2 भी है। ठीक है, इसी कारण जो है आप E1 बटे R1 को कॉमन लिया, ठीक है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 अलग किया, अब माइनस आर सभी में है तो माइनस आर कॉमन लेके 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप देखें। यह जो माइनस आई आर है,
ठीक है, माइनस आई आर है। यह जो इतना फैक्टर है, ठीक है, आई को इधर भेज देते हैं, या फिर इस वाले को इस पक्ष में ला देंगे तो प्लस हो जाएंगे। चलिए करते हैं। आई आई और यह जो माइनस वाला हिस्सा है इसको इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस आई आर ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। और यह क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। ठीक है, आपने क्या किया, यह जो माइनस फैक्टर थे इसको इस पक्ष में कर दिए, और यह तो प्लस वाले है ही इधर। अब यहां से आप देख रहे हैं कि I प्लस आई आर, आई प्लस आई आर में I कॉमन हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इसको I कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस कैपिटल R। I कॉमन ले लेंगे इसमें तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कैपिटल R इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। ठीक है, आई बराबर, अब आई बराबर हम लिख सकते हैं, आई बराबर क्या होगा, तो धारा आई बराबर, यह फैक्टर ऊपर हो जाएंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3 प्लस E3/R3 अपान, यह नीचे हो जाएंगे फैक्टर, इन ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल R इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह धारा का मान निकल गया। I बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बटे 1 प्लस कैपिटल R इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह कब लगेगा, जब समांतर क्रम में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तो बहने वाली धारा का सूत्र I बराबर होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बटा 1 प्लस R ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब यदि n सेल जुड़े हो तब क्या होगा, अभी तो 3 सेल जुड़े थे, n सेल अगर जुड़ा होगा तो इसी सूत्र में प्लस डैश 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 En/n हो जाएगा, En/Rn, En/Rn ऊपर हो जाएगा, और नीचे जो है, ठीक है, ब्रैकेट हटा के प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n सेल जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, I बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये तो 3 सेल के लिए है, प्लस डैश 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 प्लस En/Rn बटा ब्रैकेट में 1 धन R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn। यह सूत्र होगा n सेलों के लिए। केवल 3 सेल हो तो सूत्र को यहीं पर ब्रेक कर देंगे, 3 सेलों के लिए बढ़ जाएगा तो बढ़ा लेंगे। तो यह था आपका समांतर क्रम में सेलों का संयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अगर जो है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध असमान है, उस कंडीशन में आपने समांतर क्रम में लगा लिया, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में हो तब क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तब कैसे धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए उसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको हमने E और R पर लगाया, समांतर क्रम श्रेणी क्रम सिखाया, उसके बाद हमने बदल दिया विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान,
और समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तब कैसे धारा निकलेगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और विद्युत वाहक वाला आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो तब कैसे निकालेंगे धारा का मान। बात समझ रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं उसको। मान लेते हैं दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। दे फिगर बनाते हैं पहले। ये आपका सेल हो गया, पहला सेल। यह आपका दूसरा सेल है। दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कुछ पॉइंट ले लेते हैं। यह पॉइंट ए है और यहाँ से दूसरा जो बी है पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं सी। पहला जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है। ठीक, यह आपका AB एक सेल हो गया, BC दूसरा सेल है और दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब इनमें बहने वाली धारा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्यों है? क्योंकि पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से जुड़े तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं। कैसे लगेगा? माना ए बी व सी के विभव, ए बी सी के विभव मान ले रहे हैं क्रमशः भी ए भी बी, ठीक है, वह भी सी हैं। ए बी और सी पॉइंट के विभव क्या हैं? भी ए भी बी और भी सी हैं। ठीक है, तब भी ए बी विभव किसके बीच में? भी ए बी, ए और बी के बीच का विभव क्या होगा? तो भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी। ठीक है, यह बराबर किसके होगा? ई माइनस आई आर, E1 माइनस आई आर वन। भी बराबर ई माइनस आई आर। सूत्र आप पढ़े हैं? क्या सूत्र पढ़े हैं? भी बराबर ई माइनस आई आर। यह संबंध है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में। ठीक है, तो यहां पर विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हैं। डिफरेंस, ठीक है, भी ए बी के बीच का, तो भी ए माइनस भी बी बराबर E1 माइनस आई आर वन। ठीक है, इसी तरह से ए बी का निकल गया। अब निकालते हैं किसका? ए और बी का निकल गया है। अब बी सी का, ठीक है, भी बी सी, बी और सी के, तो क्या हो जाएगा? भी बी माइनस भी सी, भी बी माइनस भी सी। यह क्या होगा आपका? E2 माइनस आई आर टू, E2 माइनस आई आर टू, E2 माइनस आई आर। अब भी एसी बराबर भी ए माइनस भी सी। पहले आपने डिफरेंस निकाला भी ए बी, फिर भी बी सी और फिर आप भी ए सी निकाल रहे हैं। तो भी ए सी बराबर भी ए माइनस भी सी। ठीक है, भी ए माइनस भी सी, भी ए, तो भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी, यह हो गया प्लस भी बी माइनस भी बी माइनस भी सी, भी बी माइनस भी सी, जो किसके बराबर होगा? भी ए सी। भी ए सी बराबर क्या होगा? भी ए माइनस भी सी, भी ए माइनस भी सी, भी ए सी बराबर भी ए माइनस भी सी होगा। निकलेगा कैसे? भी ए माइनस भी बी प्लस भी बी माइनस भी सी से मान रखते हैं बराबर भी ए माइनस भी बी का मान कितना है?
E1 आई R1, E1 माइनस आई R1 यह मान है, प्लस VB माइनस VC का मान कितना है E2 आई R2। ठीक है, यह हो गया आपका। यह क्या आप निकालना है VAC। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। E1 माइनस आई R1 प्लस E2 प्लस माइनस माइनस आई R2। E1 भी प्लस है, E2 भी प्लस है, एक जगह लिख देते हैं E1 प्लस E2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आई R1 और माइनस आई R2, तो E1 प्लस E2। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर दिए, कॉमन ले लिए माइनस आई। ठीक है, क्या हो गया R1 प्लस R2, माइनस आई कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यह कि क्या निकला है VAC, ए और सी के बीच का विभव कितना है E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2 है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। मान लिया कि संपूर्ण संयोग को एक अकेले सेल, अब इसका कॉम्बिनेशन सोचते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तो मान लेते हैं यहां पर पॉइंट ए है और इसमें एक सेल जुड़ा हुआ है AC, यह पॉइंट हो गया AC, और मान लिया इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, जो इसके क्या है तुल्य है, इसके इक्विवेलेंट है। तो माना संपूर्ण संयोग को एक अकेले सेल से, ठीक है, यह जो आपका पहला संयोग है और यह दूसरा संयोग है, इसको हम एक संयोग मान लेते हैं। तो माना संपूर्ण संयोग को एक अकेले सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है ना, इन दोनों के जगह पे हम एक सेल लगा सकते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। उस कंडीशन में तब ठीक है VAC बराबर क्या होगा, VAC बराबर I माइनस आई आर, E माइनस आई आर होगा। ठीक है, तो जब यह कंडीशन आएगा तो उस समय VAC बराबर हो जाएगा E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। समीकरण नंबर 2, VAC बराबर क्या आ गया E माइनस आई आर आ गया। और समीकरण नंबर 1 यह है आपका VAC E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 1, और VAC बराबर है E माइनस आई आर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए तो VAC की जगह पे क्या हो जाएगा E माइनस आई आर, VAC की जगह क्या लिख सकते हैं E माइनस आई आर। ठीक है, लिख सकते हैं। E के जगह पे क्या दिख रहा है, इन दोनों की तुलना करेंगे तो VAC इधर भी है, VAC इधर भी है ना। E के जगह पे क्या है, E के जगह पे E1 प्लस E2 है ना, और R के जगह पे R1 प्लस R2 है। बाकी I सेम है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2 और R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में सेल से ली गई वैद्युत धारा, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R, आप जान रहे हैं कि बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में सेल से ली गई वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे बाहरी प्रतिरोध, बाहर अगर प्रतिरोध लगा हो, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में
सेल से ली गई वैद्युत धारा, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर में सेल से ली गई वैद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यह होगा सूत्र। बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर में सेल से ली गई धारा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। मान रखते हैं ई का मान E1 प्लस E2, ठीक है। आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का मान R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। तो बहने वाली धारा का मान निकल गया। धारा का मान क्या हो गया? जब विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तो धारा का मान हो जाएगा आई बराबर E1 प्लस E2, आई बराबर E1 प्लस E2 कैपिटल आर प्लस इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। यह सूत्र अप्लाई होगा, ठीक है। आई बराबर E1 प्लस E2 बटा कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2। जब श्रेणी क्रम में सेल जिनका विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तब धारा का सूत्र आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सेलों का संयोग आप पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया श्रेणी क्रम में संयोग जब विद्युत वाहक बल E हो, प्रतिरोध R हो। समांतर क्रम में संयोग जब विद्युत वाहक बल E, प्रतिरोध R हो। फिर आपको हमने बताया कि यदि समांतर क्रम में जुड़े हों लेकिन उनका विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, प्रतिरोध अलग, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तब जो है कैसे निकालेंगे? तो किरचॉफ के नियम से आपको निकालना हमने बताया। और फिर आपने देखा कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों और विद्युत वाहक बल और आंतरिक बल अलग अलग हों, तब कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस से निकालेंगे, ठीक है। यह आपने सीखा। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम कंप्लीट हो गया। यही आपके एनसीईआरटी में है। मिश्रित क्रम नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में किरचॉफ के नियम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां किरचॉफ के नियम की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।